नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। डेफोडिल कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान या भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रारंभिक क्लास शुरू कर रहे हैं। तो राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर हम किसी तथ्य को देखें तो इस बिंदु को प्रारंभ करने से पहले हमें सामान्य 2 या 3 शब्दावली जो विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण है उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यद्यपि उनका संबंध किसी दूसरे विषय से भी होता है, लेकिन वहाँ उनका अर्थ कोई दूसरा निकलता है, जबकि पॉलिटी या राज्य व्यवस्था के अंतर्गत उस शब्दावली का अर्थ है वो दूसरा निकलता है। इसमें सबसे पहले जो शब्द होता है वो है राज्य। अब बेसिकली जहां तक हम ज्योग्राफिकल व्यूज से देखें तो राज्य का मतलब है भारत की जो 28 इकाइयां हैं, जो 5 अगस्त 2019 से पहले इन्हें 29 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया था या इनकी संख्या 29 थी, उस राज्य या स्टेट से लिया जाता है। जबकि राजनीतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से ये जो शब्द है राज्य, इसका कुछ अलग ही अर्थ निकलता है। अर्थात राज्य शब्द इसमें स्टेट न लेके इसका मतलब होता है राष्ट्र या देश से। इसे हम राष्ट्र या देश के रूप में जो अर्थ लेते हैं वही पॉलिटिकल साइंस के अंदर राज्य माना जाता है। अब राज्य के लिहाज से अगर हम देखें तो राज्य के लिए कम से कम इसके 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, 4 इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, वो होने अति आवश्यक हैं। तो राज्य के लिए पहली महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है जनसंख्या। मतलब एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए किसी भी राज्य के लिए, यह इसका प्रथम बिंदु है। राज्य के लिए जो दूसरा उपयुक्त पॉइंट होता है वो होता है निश्चित भूभाग या क्षेत्रफल। निश्चित भूभाग। इसी तरीके से राज्य का जो अगला अंग होता है उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है संप्रभुता, सॉवरेनिटी जिसे बोला जाता है। संप्रभुता कहने का मतलब जिस किसी देश पर किसी दूसरे देश का कोई हस्तक्षेप न हो, वो चाहे उसका बाहरी मामला हो या आंतरिक मामला हो, उन दोनों दृष्टिकोण से उसको सोचने की पूरी लिबर्टी उसी पर निर्भर करती है, उसे संप्रभुता कहा जाता है। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है पॉलिटिकल साइंस में राज्य के अंतर्गत, जिसे कहा जाता है सरकार। अब ये जो 4 चीज किसी भी देश के पास है, किसी भी राष्ट्र के पास है, तो राजनीतिक विज्ञान की भाषा में उसे राज्य कहा जाएगा। मैं एक बार पुनः आपको बता देना चाहूंगा कि राज्य का मतलब यहाँ स्टेट से नहीं है। जिस तरीके से राजस्थान या जिस तरीके से हरियाणा जो राज्य होता है, वो बात यहाँ पॉलिटिकल साइंस के अंदर राज्य के डेफिनेशन में नहीं आती है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 और संविधान के अनुच्छेद 36 में जो राज्य की डेफिनेशन बताई गई है, उसके अंतर्गत राज्य का मतलब राष्ट्र या देश से होता है कि एक ऐसा संपूर्ण राष्ट्र जिसमें उसकी खुद की जनसंख्या हो, उसका खुद का निश्चित भूभाग हो और वहां अपने नियमों को संचालित करने के लिए एक संस्था हो जिसे सरकार के रूप में परिभाषित किया जाता है, या वहां खुद की सरकार होनी चाहिए। और उस देश या उस राष्ट्र पर किसी भी दूसरे राज्य या किसी भी दूसरे देश का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए, कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब अगर हम जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो भाई निश्चित है कि हम इस क्लास के अंदर राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, और राजनीति विज्ञान के अंदर इस बिंदु पर इतना ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। यद्यपि ये भूगोल की क्लास होती तो उस दृष्टिकोण से हम इसका जनघनत्व है, या फिर हम इसके प्रजनन दर है, या फिर हम इसका साक्षरता का प्रतिशत क्या रहने वाला है, इसमें नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का स्वरूप कैसा है, उस बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ जनसंख्या का मतलब केवल आपको बताना है कि राज्य के अंदर जनसंख्या आवश्यक रूप से होनी चाहिए। अगर निश्चित भूभाग की बात करें तो उसकी स्थलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, उसके भौतिक प्रदेश कैसे कैसे हैं, उसके ये बोर्डिंग स्टेट्स या बोर्डिंग देश जो है, मतलब सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं, कौन से महाद्वीप में उसका स्थान निश्चित है, इन सभी चीजों की चर्चा भूगोल के दृष्टिकोण से की जाती है, लेकिन पॉलिटी में इसका महत्व है नहीं। तो इस वजह से ये दोनों केवल आवश्यक बिंदु है, हम इनको इग्नोर करते हुए और इस बिंदु पर आते हैं, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है कि ऐसी कोई चीज जिसको करने के लिए जिस देश जो देश है वही स्वतंत्र है, अर्थात उस पर किसी दूसरे देश का कोई भी प्रभाव नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस संप्रभुता को व्यक्तिगत परिभाषा के अंदर लें तो मेरे पास किसकी शादी का कार्ड आता है, मैं किसकी शादी को ज्वाइन करता हूँ, मेरी क्या आदतें हैं, मैं कितने बजे उठता हूँ, कितने बजे सोता हूँ, ये जो सारी चीजें तय करने का अधिकार मुझे, ये तो वो मेरी संप्रभुता है। इसी तरीके से ऐसी ही व्यक्तिगत चीजें जो किसी देश विशेष को करने का अधिकार है, वो देश है वो किस प्रकार की शासन व्यवस्था को संचालित करेगा, नागरिकों के जन कल्याण के लिए क्या करेगा,
उनकी कल्याणकारी योजनाओं के लिए कितनी फंडिंग देगा, राज्य सरकार का स्वरूप कैसा होगा, केंद्र की सरकार के सदस्यों की संख्या कैसी होगी, ये जो सब अपने आंतरिक मामलों में कोई देश तय करता है तो वो उसकी आंतरिक संप्रभुता है। अगर हम उसकी बाहरी संप्रभुता की बात करें तो किस देश के साथ उसके संबंध अच्छे रहेंगे, किस देश के साथ वो बायलैटरल या मल्टीलैटरल इस प्रकार के रिलेशंस रखने वाला है, कौन कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अंदर वो भागीदारी जताने वाला है, किस कार्यक्रम में वो शामिल होगा, उसका पर्यावरण प्रदूषण पर क्या स्टैंड है, उसका पॉपुलेशन पॉलिसी पर क्या दृष्टिकोण है। तो ये जो तय करने का अधिकार जिस किसी देश को अकेले को होता है उसे कहा जाता है संप्रभुता, और बिना संप्रभुता के कोई भी राज्य नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1947 से पहले भारत की बात करें तो भारत में जनसंख्या भी थी, भारत में निश्चित भूभाग भी था, भारत में सरकार भी थी, लेकिन संपूर्णता नहीं थी, क्योंकि भारत पर जो अधिकार था वो एक विदेशी ताकत, औपनिवेशिक शासकीय शक्ति ब्रिटेन का था। तो इस वजह से संपूर्णता के अभाव में उस भारत को हम राज्य नहीं कह सकते। अगर आज का उदाहरण दें हम तो भारत के दृष्टिकोण से देखें तो ये जो चारों इंडिकेशन है, ये चारों जो पार्ट्स है, चारों जो आयाम है, वो पूर्णतया भारत फुलफिल करता है, और इसी कारण भारत है वो एक राज्य है। तो शायद आप संपूर्णता का अर्थ समझ गए होंगे कि संपूर्णता वो शक्ति होती है किसी देश की जिसमें वो अपने आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने में पूर्णतया स्वतंत्र होता है, उसे किसी भी देश के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, और ना ही वो किसी देश की सलाह व हस्तक्षेप को मानता हो। वो अपनी मर्जी से जो कुछ कार्य करता है उसे संपूर्णता कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त अंतिम जो पार्ट है किसी भी राज्य का उसे कहा जाता है सरकार। अब पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से सरकार शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण होती है। सरकार के अगर हम स्वरूप की बात करें तो ये पहले राजतंत्र हुआ करता था, डेमोक्रेसी जिसे लोकतंत्र कहा जाता है, उसका अभी वैश्विक के ये परिदृश्य उसमें चलन आ गया है, अधिकतर देशों ने डेमोक्रेसी को अपना लिया है। हालांकि कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जहां अभी भी कुलीन तंत्र और राजतंत्र या फिर तानाशाह उत्तर कोरिया जैसे देश है, वहां इस प्रकार की शासन पद्धति या सरकार चलती है। लेकिन सरकार है क्या? तो अगर हम सरकार की बात करें, सरकार एक आवश्यक अंग है। सरकार है क्या? तो इसका निश्चित उत्तर ये होगा, सरकार शासन चलाने का उपकरण है। या हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इज द टूल्स ऑफ स्टेट, अर्थात गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स राज्य का एक उपकरण मात्र है। अब अगर हम राज्य और सरकार इन दोनों शब्दों की विभाजन की बात करें तो राज्य है वो अमूर्त है और सरकार है वो मूर्त है। अर्थात राज्य है वो लंबे समय तक चलता है, जबकि सरकार है उसका स्वरूप बदलता रहता है, उसके निश्चित टर्म होती है, उसके बाद में उसका अवसान हो जाता है। तो सरकार एक ऐसी चीज है जो उससे राज्य विशेष की मतलब जो इन चार आयामों को पूरा करने वाला कोई स्टेट है, कोई राज्य है या कोई देश है, उसके नियम कानूनों को संचालित करने का या वहां के जनता के लोक कल्याण के लिए जो पद्धति ऑर्गेनाइज की जाती है, जिस पद्धति का वहां चलन है, उस पद्धति को अप्रूवल देने का या अनुमति देने का जो काम करता है उसे सरकार करते हैं। अब सरकार है, चाहे आप किसी भी देश की सरकार का अवलोकन करें या किसी भी देश की सरकार की पृष्ठभूमि को आप पढ़ें तो सरकार के भी तीन अंग होते हैं। सरकार में विशेषकर तीन प्रकार की चीजें पाई जाती है जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। पहला होता है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका सरकार का वो अंग है जो कानून निर्माण करने का काम करता है, अर्थात कानूनों को बनाता है। दूसरा सरकार का अंग होता है जिसे कार्यपालिका। अर्थात व्यवस्थापिका ने जो कानून बना दिए उन कानूनों को सही तरीके से लागू कैसे किया जाएगा, ये काम करने का काम जो करती है वो सरकार की संस्था कार्यपालिका कहलाती है। और सरकार का जो अंतिम फेज होता है या जो तीसरा आयाम होता है, तीसरा भाग होता है, वो होता है न्यायपालिका। और न्यायपालिका इन दोनों इकाइयों व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के काम ठीक तरीके से हो रहे हैं और इन चीजों की निगरानी करने का कार्य करती है, तो इस कारण हम इसे निगरानी करने वाली संस्था भी कह सकते हैं। निगरानी करने वाली संस्था या न्याय करने का काम जो करती है उसे न्यायपालिका कहा जाता है। या बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका ये सोचती है कैसा होगा, अर्थात हमारे देश के जो विधि है, हमारे देश के जो कानून है वो कैसे होंगे, ये तय करने का काम व्यवस्थापिका करती है।
वो जो कानून तय हो जाते हैं उनके बाद में उनका इम्प्लीमेंट कैसे होगा, उनको लागू किस तरीके से किया जाएगा, ये काम जो है वो कार्यपालिका करती है। तो कार्यपालिका के दृष्टिकोण से हम ये शब्द यूज कर सकते हैं कैसे होगा, अर्थात उसका कार्य किस तरीके से किया जाएगा, ये कार्यपालिका करते हैं। और न्यायपालिका जो है वो निगरानी करने वाली संस्था है। यहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की तुलना में न्यायपालिका की भूमिका है वो थोड़ी सी विस्तृत हो जाती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि न्यायपालिका की दोहरी भूमिका होती है। शायद आपके लिए कुछ जटिल बन गया होगा, क्योंकि ये शब्दावली भी ऐसी है कि जब इस तरीके से इनको इतना डीप से समझते हैं तो दिमाग का पूर्णतया दही बन चुका होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा आराम ले, पानी वानी पिए, एक बार के लिए पानी के ठंडे छिंटे जो है चेहरे पर लगाए और फिर इसे दोबारा शुरू करें। बेसिकली हमने बात की थी राज्य की, जिसमें 4 चीजें होती है राज्य के अंतर्गत: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संपूर्णता और सरकार। ये जो चारों चीजें किसी राष्ट्र के पास है तो पॉलिटिकल साइंस के दृष्टिकोण से उसे राज्य की डेफिनेशन के रूप में परिभाषित किया जाएगा। निश्चित भूभाग कितना है, कैसा है, उसका स्थल कैसा है, पर्वत कितने हैं, पठार कितने, इससे कोई मतलब नहीं, उसके पास उसकी खुद की जमीन होनी चाहिए। इसी तरीके से वहां निवास करने वाले लोगों की भी संख्या होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें होने के बाद में उसे निर्णय लेने की क्षमता में वो खुद क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, जिसे संपूर्णता कहते हैं। चाहे वो उसका निर्णय आंतरिक हो या फिर बाहरी देशों के साथ संबंध स्थापित करने से रिलेटेड हो। और यहाँ ये जो निर्णय लेने की क्षमता है ये स्वतंत्र रूप से अगर उसके पास है तो इसका मतलब संपूर्णता है। लेकिन ये जो निर्णय लेने का काम कौन करेगा, ऐसी कोई जो संस्था है उसे वहां की सरकार कहा जाएगा। और जब ये जो चारों चीजें किसी भी पार्ट्स में मिल जाती है तो उसे पॉलिटिकल साइंस के दृष्टिकोण से राज्य कहा जाता है। शायद आपको ये राज्य का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब राज्य से अगला हम राजनीतिक शब्द की चर्चा करते हैं, वो है सरकार। और बेसिकली सरकार के जो है वो 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है व्यवस्थापिका। अब व्यवस्थापिका का मतलब होता है कि जो कानून निर्माण करने वाली संस्था होती है, जो कानून बनाने का काम करती है। व्यवस्थापिका ये देखती है कि हमारे देश के अंदर कानून का स्ट्रक्चर कैसा होगा, अर्थात कानून कैसे होंगे, उसे कहा जाएगा व्यवस्थापिका। और ये विधि निर्माण का कार्य है। इसी के साथ साथ अगला जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है कार्यपालिका। और कार्यपालिका का जिस सिद्धांत पर काम करती है उसे हम कह सकते हैं कि कैसे होगा, अर्थात जो कानून व्यवस्थापिका ने बना दिए या पार्लियामेंट, जो भारत के अंदर पार्लियामेंट के नाम से जाना जाती है, जबकि अमेरिका के अंदर किसी दूसरे देश से नाम, दूसरे या पाकिस्तान के अंदर उसको नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है, कि वहां की व्यवस्थापिका ने जब कोई कानून बना दिया तो उस कानून को देश में लागू कैसे किया जाएगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसकी देश के सारे नागरिकों पर किस तरीके की असर या प्रभाव दिखने वाला है, ये जो सारी चीज तय करने का काम करता है उसे कार्यपालिका कहते हैं। और कार्यपालिका है ये विनियमन, या हम ये कह सकते हैं क्रियान्वयन, या जो कानून बन गया था उस कानून को लागू करना, ये कार्य करती है। और ये कार्य जो करती है उस संस्था का नाम होता है कार्यपालिका, जो भी सरकार का एक आवश्यक अंग होता है। कानून बन गया, कानून को लागू कर दिया। अब कानून ठीक तरीके से बना है या नहीं बना है, दूसरा कानून कार्यपालिका के द्वारा ठीक तरीके से लागू किया गया या नहीं किया गया, इन जो चीजों को ध्यान में रखने का काम करती है उस संस्था का नाम होता है न्यायपालिका, और जो न्याय प्रदान करने का काम करती है। मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि न्यायपालिका दोहरी भूमिका में होती है। यहाँ हमने इसको एक ग्राफ के माध्यम से क्लासिफाइड भी कर रखा है, विभाजित भी कर रखा है कि इसके 2 काम होते हैं। तो 2 काम कौन कौन से होते हैं? देखिए, न्यायपालिका का पहला जो कार्य होता है वो होता है व्यवस्थापिका से संबंधित, और दूसरा जो कार्य होता है न्यायपालिका का वो होता है कार्यपालिका से संबंधित। अर्थात पहला जो कानून व्यवस्थापिका ने बनाया है वो संविधान सम्मत है या नहीं, संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं, उस चीज की समीक्षा करना, जिसे न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, वो जो कार्य होता है वो न्यायपालिका करती है। अब ये जो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाया गया कानून सही है या नहीं है, इसका किस आधार पर विश्लेषण किया जाएगा, ये इसका जो विश्लेषण है वो किया जाएगा संविधान के आधार पर। अर्थात अलग अलग राज्यों का अलग अलग संविधान होता है और उस संविधान के आधार पर कानून सही है या नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती तो नहीं है, या फिर हो सकता है कि वो वहां के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन ना करता होगा, वहां के संवैधानिक ढांचे को नुकसान ना पहुंचाता होगा। हो सकता है कि ऐसा कोई कानून नया बना दिया जाए जिससे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में उसे कानून विशेष की वजह से
उस राज्य या उस देश को बहुत बड़ी बदनामी या फिर हम कह सकते हैं कि अलगाव भुगतना पड़े, तो ये इस प्रकार के कानून न बन जाए, ये जो कार्य करता है तो उसे न्यायिक पुनरावलोकन, ये इसका प्रथम कार्य होता है कि कानून जो है वो ठीक ढंग से बने, सही तरीके से बने, ये काम न्यायपालिका करती है। और दूसरा जो कार्य होता है वो होता है इसका कार्यपालिका से संबंधित। पहला जो कार्य हमने व्यवस्थापिका से संबंधित देखा उसका नाम था न्यायिक पुनरावलोकन, और दूसरा जो कार्य होता है वो कार्यपालिका से संबंधित है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून को ठीक तरीके से लागू कर रही है या नहीं कर रही है, तो उस कार्य की समीक्षा करना है, वो उसका दूसरा जो इंपॉर्टेंट कार्य होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि न्याय देना, व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर किसी व्यक्ति या किसी संस्था या पूरे मानव समाज को न्याय देना जो होता है वो न्यायपालिका का दूसरा कार्य होता है। तो इस तरीके से अगर हम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका के कामों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो इनके पास केवल एक टास्क होती है, कार्यपालिका के पास भी केवल एक टास्क होती है। कार्यपालिका को कानूनों का क्रियान्वयन करना होता है, जबकि व्यवस्थापिका को कानूनों का निर्माण करना होता है। और न्यायपालिका जो है वो दो कार्य करती है, वो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करके न्यायिक पुनरावलोकन करती है, और दूसरा, जब व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून को उसने ठीक तरीके से मान लिया तो क्या कार्यपालिका उस कानून के अकॉर्डिंग शासन संचालित कर रही है या नहीं कर रही है, या जन कल्याण के कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। इन सारे कार्यों के आधार पर समीक्षा करना, और अगर इसका वायलेशन हो रहा है, अगर इसका उल्लंघन हो रहा है, तो किसी संस्था को या किसी इंडिविजुअल एक व्यक्ति को न्याय देना न्यायपालिका का काम होता है। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि राज्य का अंग सरकार होता है, जबकि सरकार को तीन भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक होती है व्यवस्थापिका, दूसरी होती है कार्यपालिका और तीसरी होती है न्यायपालिका। एक बात का ध्यान रखें, आप किसी भी देश की सरकारों का अवलोकन कर लेना, चाहे वो दुनिया की सबसे पुरानी सरकार हो या दुनिया का सबसे नवीन संविधान, चाहे नेपाल की बात करें, हम भारत जैसे विशाल राष्ट्र की बात करें या स्विट्जरलैंड जैसे छोटे राष्ट्र की बात करें, आपको सरकारों का केवल यही रूप मिलेगा। उसमें एक पार्ट व्यवस्थापिका का होगा, दूसरा पार्ट कार्यपालिका होगा, और अंतिम या तीसरा पार्ट है वो न्यायपालिका होगा। ये किसी भी सरकार के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो शायद मैं आशा करता हूं कि आप इन दोनों शब्दों के बारे में ठीक तरीके से जान चुके होंगे कि राज्य क्या होता है। मेरी बात पर पुनः गौर करें, हम ये जो राज्य शब्द है इसका विश्लेषण जो है पॉलिटिकल दृष्टिकोण से कर रहे हैं, ना कि जियोग्राफिकल दृष्टिकोण से। ज्योग्राफी के लिहाज से राज्य एक अलग इकाई होती है, जबकि पॉलिटी के लिहाज से ऐसी चार चीजें जिसमें जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता और सरकार, ये जो चार अंग कोई भी देश पूरा करता है तो उसे स्टेट कहा जाएगा पॉलिटी की भाषा के अंदर, या राज्य कहा जाएगा, या संप्रभु राष्ट्र कहा जाएगा। और सरकार है उसमें भी तीन पार्ट होते हैं, व्यवस्थापिका लेजिस्लेटर बोला जाता है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, और न्यायपालिका जिसे जुडिशरी बोला जाता है। तो ये तीन अंग सरकार के होते हैं। अब अगला जो बिंदु है वो हमारा है संविधान। राज्य और सरकार, इन दोनों शब्दावलियों का अर्थ स्पष्ट होने के बाद में हम चर्चा करते हैं संविधान के बारे में। अब संविधान है स्पष्ट है, क्योंकि आजकल बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को अपना लिया है, और डेमोक्रेसी है वो एक निश्चित पैरामीटर या मापदंडों को मानते हुए काम करती है, और वो जो पैरामीटर हैं या वो जो मापदंड है वो लिखित होते हैं। तो लिखित वो जो नियम उपनियम है उन्हें ही संविधान कहा जाता है। तो अगला जो पार्ट है या अगला जो तीसरा शब्दावली है महत्वपूर्ण, जिसका नाम है संविधान। तो संविधान बेसिकली वो नियम उपनियम परंपराएं होती है जो सूचीबद्ध किए हुए होते हैं, लिखित होते हैं, और उन्हीं के हिसाब से किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर शासन संचालित होता है। एक बात का ध्यान रखें, ये जो संविधान है ये पूर्णतः राजनीतिक शब्द है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये संविधान किसी देश का होता है। संविधान देश के साथ साथ राज्यों का भी होता है, और राज्यों के साथ साथ संस्थाओं का, यहाँ तक कि परिवारों में, घर में भी संविधान होता है। बेसिकली इस क्लास का भी एक संविधान है कि आप सब लोगों को समय पर आना है, चुपचाप क्लास में बैठना है, अपनी जिज्ञासाओं को प्रकट करना है, जो संस्था के प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना है। तो ये जो बेसिकली तीन चार चीजें हैं ये संस्था का संविधान हो गया। इसी तरीके से हमारे देश का शासन संचालन करने के लिए जो नियम उपनियम या परंपराएं निश्चित हैं उन्हें हम संविधान कहते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि संविधान का मतलब 26 नवंबर 1949
को जो निर्मित हुआ था और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को हमारे भारतवर्ष में जो लागू हुआ था, उसे हम बेसिकली आज के दिन संविधान कहते हैं। तो हकीकत बात है कि संविधान, भारत का जो मॉडिफाइड संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो यही है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन उससे पहले भी इस संविधान ने अपनी एक लंबी यात्रा तय की है। मतलब इसको बनाने के लिए ये नहीं है कि ये रातों रात ही विकसित कर लिया गया। इससे पहले का जो समय है वो हम पॉलिटिकल साइंस के दृष्टिकोण से देखें तो इसे हम मान सकते हैं संवैधानिक विकास का समय। संवैधानिक विकास का समय। और इस संवैधानिक विकास के समय में हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके और 1947 के भारत शासन अधिनियम तक की घटनाओं को पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत अंग्रेज सरकार के द्वारा या औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा, और यहाँ तक कि ताज के शासन से पहले कुछ एक इंसिडेंट ऐसे आए थे जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। तो वो जो सारे इवेंट्स हैं वो भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत आते हैं। और किसी भी कंपटीशन के अंदर जब पॉलिटिकल साइंस इन्वॉल्व किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, तो उसमें जरूरी नहीं है कि केवल संविधान पूछा जाए, अलग से एक बिंदु आता है जिसे कहते हैं संवैधानिक विकास। हाल के अंदर RSMSSB के द्वारा घोषित पटवार भर्ती परीक्षा का सिलेबस हो, या फिर रीट के अंदर राजनीति विज्ञान, SST के अंदर विशेष रूप से जो राजनीति विज्ञान शामिल किया गया है, या फिर इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी एग्जाम है, उनके अंदर भी संवैधानिक विकास से संबंधित प्रश्न पुट अप किए जाते हैं। ये एक बड़े संयोग की बात है, या हम कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि संवैधानिक विकास में अधिकतर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 के चार्टर अधिनियम, या फिर 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 के अधिनियम से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम भारत के संवैधानिक विकास, वास्तविक आज की क्लास का शीर्षक यही है कि भारत का संवैधानिक विकास, जिस पर हम चर्चा करेंगे। परंतु मैं एक बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि ये जो क्लास है हम पॉलिटिकल साइंस के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, ना कि हम इतिहास के व्यूज से। तो इसमें गंभीरता से या ज्यादा डिटेल से इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, इसके जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके और 1947 के भारत शासन अधिनियम तक की घटनाओं को शामिल किया जाएगा। तो देखिए, जब संवैधानिक विकास की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला इसका महत्वपूर्ण मोड़ जो है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसकी पृष्ठभूमि में देखें तो सबसे पहले तो यही बात है, एक बड़ा इश्यू बनता है कि 1773 के तो एक्ट जो है उसे तो रेगुलेटिंग एक्ट बोला गया। इसके अतिरिक्त जब हम बात करेंगे 1793, अगर हम बात करें 1813, अगर हम बात करें 1833 या फिर वो 1853 के, तो उन्हें रेगुलेटिंग एक्ट न बोल के उन्हें चार्टर बोला जाता है। इन चारों को बोला जाता है चार्टर, जबकि 1773 का जो है उसे बोला जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। तो सबसे पहला तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि भाई 1773 को रेगुलेटिंग क्यों कहा जाता है, जबकि वो जो है 4 इवेंट्स आए थे, या मतलब 4 सुधार आए थे, चाहे वो 1793 का हो, 1813 का हो, 1833 का हो, 1853 का हो, उन्हें चार्टर क्यों कहा गया। तो देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो कृपया उसे समझने की कोशिश करें, उनको रटे नहीं, क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो चार्टर और रेगुलेटिंग से संबंधित जो आपकी शंका है उनका सेकंडों के अंदर निवारण हो सकता है। और ये ना कोई मतलब विशेष परंपरा है, केवल और केवल वहां के टाइम विशेष को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की शब्दावली यूज की गई। अगर हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो उससे पहले अगर हम जाएं तो देखिए, भारत में अंग्रेज आए थे 1600 शताब्दी, 1600 ईस्वी में आए थे, और 1600 ईस्वी में आए थे व्यापारिक उद्देश्य से। अब 1600 से उन्होंने व्यापार शुरू किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हो गई और बंगाल में आके उन्होंने व्यापार प्रारंभ किया। अब यहाँ कई सारे लोग बंगाल का मतलब आज का वेस्ट बंगाल समझते होंगे, लेकिन इसे इस प्रकार समझने की कदापि भूल ना करें, क्योंकि आज का जो वेस्ट बंगाल है, जबकि 1600 का जो बंगाल था उसमें और आज के बंगाल में बहुत फर्क है। 1600 का जो बंगाल था उसमें आज का वेस्ट बंगाल, आज का पूरा बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, त्रिपुरा, ये इस प्रकार के जो स्टेट्स थे वो सारे के सारे इन्वॉल्व थे।
तो हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इलाका था, बहुत बड़ा भूभाग था जिसे बंगाल के नाम से जाना जाता था, और दूसरा वो भारत के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा समृद्ध भी था। हम हुगली नदी या हमारी जो गंगा का अंतिम छोर जो पड़ते हैं, जूट के बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र था, और जो कपड़ा उद्योग या फिर किसी दूसरे रेशे उद्योग के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो उस क्षेत्र में आर्थिक इकाइयां ज्यादा स्थापित की थी अंग्रेजों ने। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने वही जो क्षेत्र है वो उपयुक्त जाना। अब 1600 में वो व्यापारिक उद्देश्य के लिए आए। यहाँ मैं पुनः स्पष्ट कर देता हूँ एक बार, हम ये रेगुलेटिंग नाम क्यों पड़ा और इनका चार्टर नाम क्यों पड़ा, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। 1600 में अंग्रेज आ गए व्यापारिक उद्देश्य से। उसके बाद में देखिए 1757 में एक घटना घटित होती है और इसे कहते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1600 के बाद में 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध, और प्लासी के युद्ध में वहां के नवाब की हार हो गई, अर्थात जो विजयी शक्ति थी वो ब्रिटिश थे। हम कह सकते हैं कि जो अंग्रेज सरकार है उसके हाथ में डायरेक्ट क्या आ गई, शक्ति आ गई। अब इससे भी आगे एक घटना हुई जो है 1764, और 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। शायद इन तीनों घटनाओं को देख के आपको थोड़ा अजीब महसूस हुआ होगा कि भाई हम पॉलिटिकल क्लास में युद्ध के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार क्या है कि चीजों को जोड़ने में थोड़ा सा वक्त लगता है, जिससे ये बेहतर समझ में आती है। तो एक बार के लिए आप धैर्य रखें, और ये जो रेगुलेटिंग नाम है और चार्टर जो नाम है, इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो इन्हीं चीजों से निकलेगी, तो इस वजह से इनका जिक्र करना जरूरी है। अब देखिए प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध के बाद में 1764 का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध, और उसमें भी अंग्रेजों की विजय हो गई। अगर यहाँ अंग्रेजों की विजय ना होती तो शायद हम जो आज के दिन अंग्रेजों का इतिहास पढ़ रहे हैं वो इतिहास नहीं पढ़ना पड़ता। हाँ, इसका उल्टा ये हो सकता था कि हमें मुगलों का इतिहास कुछ लंबा पढ़ना पड़ता। मतलब अंग्रेज सत्ता भी जब भारत से बाहर चली जाती तो उस दौरान वहां की सर्वस्थापित सत्ता जो मुगल थे, तो उनकी हिस्ट्री थोड़ी सी लंबी हो सकती थी। अब जब 1764 का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध, उस युद्ध में पूर्णतया अंग्रेजों का भारत में क्या है, व्यापारिक उद्देश्यों के साथ साथ दीवानी मामलों में भी या राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप हो गया, और हस्तक्षेप हो गया या हम कह सकते हैं कि उनके पास डायरेक्ट सत्ता आ गई। अब सत्ता आ गई तो उन्होंने उस सत्ता को ठीक तरीके से कैसे चलाया जाए इसके बारे में सोचना प्रारंभ किया, और इसी दृष्टिकोण से उन्होंने 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। अब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया, इसका नाम रेगुलेटिंग क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो परंपराएं चल रही थी या 1600 लेके 1757 में 1764 या 1773 की घटनाएं, इस दौरान भारत की जो सत्ता थी वो रेगुलेट नहीं थी, अर्थात वो निरंतर नहीं थी, क्योंकि वो राजा रजवाड़ों के द्वारा चलाई जा रही थी। जो एक क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा नियम होता, दूसरे क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा नियम होता। वहां की अधिकतर सत्ताएं जो है वो कुलीन तंत्र या धर्म पर निर्भर होती थी, वहां के ट्रेडिशन भी अलग अलग थी, वहां के नियम भी अलग अलग थे। तो अब इन क्षेत्रों में उन्होंने सत्ता को रेगुलेट करने के लिए, सत्ता को हम ये कह सकते हैं कि निरंतर चलाने के लिए, रेगुलर करने के लिए और एक्ट बनाया, जिसी कारण इसका रेगुलेटिंग एक्ट नाम पड़ा हुआ। मैं पुनः स्पष्ट कर देना चाहूंगा एक बार कि जब अंग्रेजों ने भारत पर 1764 बक्सर के युद्ध के बाद पूर्णतया अधिकार कर लिया, पूर्णतया का मतलब ये बंगाल पर अधिकार करने से, कि जब बंगाल का क्षेत्र है वो उनके पास चला गया और वहां के वो सर्वस्थापित सत्ता के रूप में या वहां के शासक बन गए, तो उन्होंने वहां के शासन को रेगुलेट करने के लिए या वहां के शासन को नियंत्रित करने के लिए और एक एक्ट बनाया जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। अब देखिए, जब आप 1773 और 1793 के बीच में गैप देखोगे तो शायद 20 सालों का फर्क आएगा। इसी तरीके से आगे जब जब हम बढ़ते जाएंगे तो 20-20 साल का गैप आएगा। अब ये जो 20 वर्ष जो है, 20 इयर्स, अब ये जो 20 वर्ष है, इनमें क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि व्यापार कौन सी कंपनी कर रही थी भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेज सरकार ने, जो लंदन के अंदर थी, अंग्रेज सरकार ने व्यापार करने का अधिकार दे दिया, अधिकार पत्र दे दिया। अब ये जो अधिकार पत्र किसके लिए दिया, व्यापार करने के लिए दिया, जिसे हम अपनी देशी भाषा के अंदर लाइसेंस कहते हैं। अर्थात 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये कहा गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी वो 20 साल के लिए व्यापार कर सकती है। तो अधिकार पत्र, या हम ये कह सकते हैं अधिकार पत्र के साथ साथ अपनी भाषा में इसे लाइसेंस बोला जाता है, और इसी के साथ साथ अंग्रेजों की भाषा के अंदर इसे चार्टर बोला जाता है।
तो जब जब ये 20-20 सालों के अंदर इनके अधिकार पत्र को बढ़ाया गया, तब तक के लिए ये चार्टर अधिनियम के तौर पर परिभाषित किया गया। अर्थात शायद बात स्पष्ट आ गई होगी कि ये जो पहला एक्ट था, ये सत्ता को रेगुलेट करने के लिए, निरंतर करने के लिए बनाया गया, इस कारण इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। जबकि ये जो एक्ट थे ये इन पर निर्भर थे और ये अधिकार पत्र की अवधि बढ़ाने के लिए इनको दिए गए थे। इनमें कुछ प्रावधान भी किए गए थे कि चाय पर अधिकार, चाय का व्यापार करने का अधिकार, इनको गिफ्ट लेने का या संपत्ति खरीदने का, जो ये जो सारी चीजें की गई वो एक अलग चीज है। लेकिन ये 20-20 साल का जो गैप आया है, उस गैप के दौरान इन्होंने अवधि को बढ़ाया था। इसकी अवधि को, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अवधि को, और ये जो अधिकार पत्र दिया था उसे अंग्रेजी भाषा में चार्टर बोला जाता है। इसी कारण इनको 1793 का चार्टर, 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर और 1853 का चार्टर कहा जाता है। जबकि 1773 का है उसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। तो संवैधानिक विकास के अंदर सबसे पहला जो पड़ाव आता है अंग्रेज शासन के दौरान, वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, उसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें, उसमें अधिकतर प्रश्न यही पूछे जाते हैं कि इसकी क्या विशेषता है। विशेषताओं की बात करें तो इसकी मुख्य विशेषताएं जो है अभी हम राइट डाउन कर रहे हैं, उन पर कृपया उनकी तरफ विशेष दृष्टि से देखें। और अगर आप अपने हाथ में रजिस्टर या पेन ले रखा है तो आप उन्हें भी नोट कर सकते हो। तो इसकी जो मुख्य विशेषताएं थी वो ये थी, इसकी पहली विशेषता थी बंगाल के गवर्नर जनरल पद का प्रादुर्भाव। यहां मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूं कि यहाँ ये जो पद है वो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद था। बहुत सारी किताब या बहुत सारी गाइड इसे बंगाल का गवर्नर नाम से लिखती है, जो कि एक गलत तथ्य है। इसे बंगाल के गवर्नर जनरल के पद से जाना गया था और पहला जो था वो हेस्टिंग्स था। उसके बाद में इसका दूसरा क्या हुआ, बंबई व मद्रास। बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे, यहाँ गवर्नर जनरल नहीं, बंबई और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। ये इस रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य विशेषता है। दूसरी, अगर हम इसकी तीसरी विशेषता के बारे में चर्चा करें तो बंगाल प्रांत जो था उस दौरान वहां की एक राजधानी पड़ती थी जिसे कहते हैं कलकत्ता। तो कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब ये इसकी जो तीसरी विशेषता है उससे संबंधित दोस्तों एक बहुत बड़ा अपवाद आता है, और थोड़ा सा ध्यान दें कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था उसमें ये जो सारी चीजें ये वर्णित की गई कि हम इस तरीके से व्यवस्था करेंगे और एक कोर्ट की भी व्यवस्था करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता के अंदर होगा। तो एक्ट की अगर हम बात करें तो वो 1773 का एक्ट था, लेकिन इसकी वास्तविक स्थापना की बात करें तो वो 1774 में स्थापित हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ एक प्रश्न का प्रारूप समझने की कोशिश करें, जैसे मान लीजिए प्रश्न ये आ गया कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई, और इसका ऑप्शन है ए 1773, बी 1774, सी 1775 और डी 1776। तो अपना उत्तर होगा 1774। मैं पुनः क्लियर कर देना चाहूंगा कि जब यहाँ उपलब्ध ऑप्शंस की बात करें तो उस ऑप्शन में सबसे सही कौन सा है वो उत्तर हमें देना है, क्योंकि मैं यहाँ स्पष्ट कर रहा हूँ ये एक्ट वास्तव में 1773 का था, जबकि इसकी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है अर्थात उसको स्थापित करते हुए जो वर्ष है 1774 आ गया था। तो यहाँ उत्तर होगा 1774। अगर यही प्रश्न इस रूप में पूछ लिया जाए कि कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की सर्वप्रथम स्थापना कब की गई, 17, उसमें ऑप्शन आ गया ए 1773, बी 1784, सी 1793 और डी 1813। तो उस दौरान अपना उत्तर होगा 1773। यद्यपि यह स्पष्ट है कि 1773 पूर्णतया गलत है,
क्योंकि 1773 में स्थापना नहीं की गई थी, 1774 में स्थापना की गई थी। लेकिन वो एक्ट की अगर हम बात करें तो एक्ट 1773 का था। तो उपलब्ध जो ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर नजदीकतम अपना सही उत्तर कौन सा है, उसी उत्तर को जो भर्ती एजेंसी है वो सही मानती है, चाहे वो आरपीएससी की बात को। और आजकल आरपीएससी इस प्रकार के विवादित प्रश्न, हम विवादित तो नहीं कह सकते लेकिन घुमाने वाले जो प्रश्न है वो पूछती है। तो इस दृष्टिकोण से ध्यान रखें कि इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की एक मुख्य विशेषता ये भी थी कि इसमें क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो बंगाल प्रांत की राजधानी कलकत्ता है वहां की गई। इसकी स्थापना 1774 में की गई, एक्ट 1773 से संबंधित था। अगर हम इसकी अगली विशेषता की चर्चा करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण हेतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यद्यपि हम 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट पढ़ेंगे वहां बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नाम आएगा, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसे गवर्निंग एजेंसी कहा जाता था की स्थापना की गई। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण हेतु, अब किसके द्वारा नियंत्रण हेतु, ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियंत्रण हेतु, ब्रिटिश सरकार अर्थात इंग्लैंड सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया जो इसकी गवर्निंग एजेंसी थी। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखें, यद्यपि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन 1757 और 1764 के युद्धों के बाद उन्होंने व्यापार के साथ साथ भारत के दीवानी मामले हैं, भारत के राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप शुरू कर दिया। और जब हस्तक्षेप शुरू कर दिया तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इसका दायरा ना केवल व्यापारिक था, देखिए ये व्यापारिक मामलों में भी नियंत्रण करता था, व्यापारिक के साथ साथ दीवानी मामलों में भी नियंत्रण करता था, और राजनीतिक व राजनीतिक इन सारे मामलों में नियंत्रण करने का कार्य ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता था। यद्यपि 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट में इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की भी स्थापना की गई। जो डायरेक्टर्स है वो केवल व्यापारिक मामले देखता था, जो कंट्रोलर है वो अन्य मामलों को भी देखने का काम करता था। तो इस तरीके से ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण हेतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकार के नियंत्रण को स्थापित करती थी, या सरकार उस एक कमेटी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण करती थी। इसके अतिरिक्त हम ये एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी और भी है, और वो ये है कि व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष बढ़ा दिए गए। व्यापारिक अधिकार जो है वो 20 वर्ष बढ़ा दिए गए, अर्थात उसके बाद में 1793 का चार्टर आता है और उसके अंतर्गत कुछ और सुविधाएं हैं, या फिर हो सकता है कि उसमें अन्य व्यापारियों के इन्वॉल्वेशन से संबंधित इस प्रकार के प्रावधान किए गए थे। और एक प्रतिबंध भी लगाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे, जो अंग्रेज व्यापारी थे, उन पर यह प्रतिबंध लगाया था भारतीयों से संपत्ति खरीदने या उपहार लेने पर प्रतिबंध। तो जो भारतीय लोगों से वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की संपत्ति का हस्तांतरण करते थे या उपहार लेते थे, उन पर ईस्ट इंडिया कंपनियों के व्यापारियों पर रोक लगा दी गई सरकार के द्वारा। और इसमें ये प्रतिबंधित किया गया है कि आप किसी भी प्रकार के गिफ्ट या किसी भी प्रकार की स्टेट्स है उसका क्रय नहीं कर सकते। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य विशेषताएं थी। संवैधानिक विकास में अब अगर हम अगले बिंदुओं की बात करें तो ईस्ट इंडिया एक्ट आता है, या फिर 1793 का चार्टर आता है, जिनका हम किसी अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। शुक्रिया।